हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको 11th के इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के कुछ पार्ट्स लेकर के मैं आपके सामने हूं। इस वीडियो में मैंने 4 पार्ट्स को कवर किया है। इसके टोटल 4 भाग हैं। पहला है लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। गुणात्मक मतलब इनका मनी से कोई भी मतलब नहीं है, फिर भी इनकी ये विशेषताएं अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। सेकंड पार्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ये सारी बातें मैं आपको एक के बाद एक समझाऊंगा। थर्ड नंबर है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन की पद्धतियां कौन कौन सी चल रही है, किस पद्धति से लेखांकन किया जाता है। और एक 4 पार्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन के आधार। इस वीडियो में ये 4 भाग मैंने कवर किए हैं। आपने यदि शुरू से वीडियो देखे होंगे तो ये वीडियो नंबर 4 है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा 5th नंबर। जनरली जो कोर्स आपका बुक में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें ये फर्स्ट लेसन में आपके कुल 5 वीडियोस होंगे। 5th वीडियो में जो टर्मिनोलॉजी है, लाइक शब्दावली जो होती है, जो नए शब्द हम अकाउंटिंग में यूज करेंगे वो लगभग 30-40 वर्ड्स हैं। उनका मीनिंग मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब यहां हम आते हैं इस पार्ट पर, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। व्यापार में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, व्यापारी उनको सबको अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है। काफी सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, लेकिन यहां पर ये गुणात्मक विशेषताएं, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो लेखांकन की सूचनाएं हैं, उनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। वो गुण दोष वाले गुण की बात नहीं है यहां अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या गुण होना चाहिए। तो ये इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबल होना चाहिए, मतलब ये विश्वसनीय होना चाहिए। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें सभी बातें पूरी सत्यता के साथ लिखना चाहिए। तो जो इनके यूजर्स हैं जब उसको देखें तो वो ये समझ जाएं कि ये बातें सारी विश्वसनीय हैं। हर व्यक्ति बिजनेस को नहीं देख सकता, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख करके वो समझ सकता है। छोटा सा बिजनेस है और 1 करोड़ रुपए का सेल्स बता दिया तो समझने वाला भी देख करके समझ जाएगा कि ये सब कुछ गलत है। बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत कम उसका सेल्स परचेज है, वो डाटा उसके विश्वसनीय नहीं होंगे। कई बिजनेस पर आपने सुना है छापे पड़ जाते हैं, मीनिंग में रहता है। ऑफिसर्स को ये मालूम है कि बिजनेस इतना बड़ा है लेकिन इसका सेलिंग परचेसिंग और प्रॉफिट तो इतना कम बता रहा है, तो इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बिजनेस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी रिकॉर्ड होना चाहिए जिसे देखकर और बिजनेस के स्वरूप को देखकर कोई भी उन इंफॉर्मेशन का विश्वास कर ले। विश्वसनीयता होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए संबद्धता, रिलेवेंस। संबद्धता का मतलब सीधा सा है कि जो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, बस केवल उन बातों को लिखना है। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि व्यापारी ने अपने घर के लिए कोई एक्सपेंस किया, उसके घर के कोई ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया। कभी कोई कर्मचारी के लिए उसके पर्सनल एक्सपेंसेस थे, उनको बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसा नहीं चाहिए। जो बिजनेस के खुद के ट्रांजैक्शंस हैं, जिनका रिलेशन बिजनेस से है, केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए। अदर इंफॉर्मेशन को सबको छोड़ देना चाहिए। थर्ड नंबर है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब बोधगम्यता, मतलब समझने के योग्य। जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए
कि जो इनके यूजर्स हैं, जो इनके उपयोग करता है, वो सारे आंकड़ों को आसानी से समझ सके। अब समझने के लिए उनको सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, लिखने के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना। जिन्होंने, यानी कि सरकार कह सकते हैं, अभी फिलहाल हम सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अनुरूप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लिखना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो जब सभी कार्य पूरा सिस्टमेटिक होगा, नियम के अनुसार लेखांकन होगा, तो निश्चित रूप से वो बोधगम्य होंगे, मतलब समझने के योग्य हो जाएंगे। कोई अलग व्यापारी अलग विधि से लिखता है, कोई अलग व्यापारी अलग विधि से लिखेगा, तो किसी को भी समझने में बड़ी असुविधा होगी। तो बोधगम्यता मतलब नियम और जो कानून है उनके अनुसार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, लेखांकन करना। इसके बाद में कंपेरेबिलिटी, तुलनात्मकता, जो कंपेयर किए जाते हैं, बाकी पहले भी वीडियो में आ चुकी है। पिछले साल और इस साल के जो डाटा रहेंगे, संबंध रहेंगे, आंकड़े रहेंगे, उनमें आपस में तुलना करने की योग्यता होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि पिछले साल और इस साल में तुलना की जा सके। पिछले 2 या 3 या 4 साल के आंकड़े भी यदि उपलब्ध हैं तो उनके सबके बीच में तुलना की जानी चाहिए, की जा सके। अब तुलना में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक्सपेंसेस की तुलना की जाती है, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, इनकम की तुलना की जाती है, सेल्स की और परचेस की तुलना की जाती है, प्रॉफिट या लॉस की तुलना की जाती है, और भी बहुत सारे जो अभी नए नए वर्ड आपको बताऊंगा मैं, उसमें कई सारी बातों की आपस में पिछले वर्ष से इस वर्ष में तुलना की जाती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में तुलना योग्य हो, यह उसका गुण होना चाहिए, उसमें तुलनात्मकता भी होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं: विश्वसनीयता, संबद्धता, बोधगम्यता और तुलनात्मकता। इंग्लिश है और ये हिंदी है। दूसरे एग्जाम में आपको की गुणात्मक विशेषताएं बताएंगे, तो ये 4 नेम उनका डिटेल आपको लिखना है। ये फर्स्ट पार्ट इसका था। सेकंड में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, लेखांकन की शाखाएं। अलग अलग प्रकार के बिजनेस में अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग का यूज किया जाता है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कुल 5 टाइप्स की है और धीरे धीरे रिसर्च चल रहा है। 6 भी हो सकती है, बाद में 7 हो जाएगी। पहले तो कुल 3 टाइप्स है। पहला था वित्तीय लेखांकन, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड नंबर है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन बोलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये प्रबंधकीय लेखांकन। ये पहले मेन 3 थे। फोर्थ नंबर पर सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। और ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। ये 2 अभी बाद में और ऐड हुए हैं। ये टोटल नेम है 5: वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन और मानव संसाधन लेखांकन। इंग्लिश में नेम लिखे हुए सभी, इनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। वित्तीय लेखांकन जो है ये हर प्रकार के बिजनेस के लिए जरूरी है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, सबका मनी मेजरमेंट आपको मैंने बताया था जब इसकी अकाउंटिंग की प्रोसेस समझाई थी। तो सबका मनी मेजरमेंट होता है, मुद्रा में मापन होता है, और उस मापन के बेस पर जर्नल एंट्री होती है, पंजी प्रविष्टि बताई थी, खाता बही बनाई जाती है। उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस, तुलन पत्र, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट ही बनाए जाते हैं। तो ये हर व्यापार को बनाना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू लॉ। वैसे तो सभी में लॉ का यूज होगा, लॉ के द्वारा सब होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के जब आप आगे समझेंगे तो उनको देखेंगे कि ये किसी के लिए जरूरी है, किसी के लिए जरूरी नहीं भी है। लेकिन ये जो फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सबके लिए जरूरी है। इसमें पूरा बिजनेस का शुरू से लगा करके आखिर तक का रिकॉर्डिंग पूरे साल भर कंटिन्यू चलता रहता है, हर व्यापार के लिए समान रूप से जरूरी है।
सेकंड नंबर पर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब लागत लेखांकन है। कॉस्ट का मतलब आप जानते हैं, लागत का मतलब जानते हैं। ये अकाउंटिंग केवल उन बिजनेसमैन के द्वारा यूज की जाती है जो प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कच्ची सामग्री खरीदा, रॉ मटेरियल, और उससे कोई दूसरा आइटम बना करके बेच दिया, जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर आइटम जो बनाए जाते हैं फैक्ट्री में, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, अलग अलग उसके भी फैक्टर्स होते हैं, उनकी सबकी जो कैलकुलेशन होती है, और कॉस्ट के बाद में उसका सेलिंग प्राइस का डिसाइडेशन। कॉस्ट का मतलब कितने में कोई आइटम बना, और जितने में बनता है उतने में बेचा नहीं जाता है, उसमें प्रॉफिट भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो कोई आइटम कितने में बना, ये काउंट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर पर है प्रबंधकीय लेखांकन, ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी बात हुई थी कंपैरेटिव वाली तुलना, तो बिजनेस में जो डाटास होते हैं उनके सबके बेस पर मैनेजमेंट हमेशा एक्टिव रहता है, अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। जो मैनेजमेंट होता है वो कई प्रकार के स्टेटमेंट्स बनाता है, वो जो स्टेटमेंट्स बनाता है उनका अध्ययन किया जाता है प्रबंधकीय लेखांकन में। इनमें 3-4 में आपको बताता हूं। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विश्लेषण। एक होता है फंड फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विवरण। एक इसमें आता है बजटरी कंट्रोल, बजट बनाया जाता है बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, बजटरी कंट्रोल। एक होता है रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण उसको कहा जाता है। तो ये 3-4 मेन हैं, और भी आवश्यकता पड़ने पर मैनेजमेंट कई प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं और बिजनेस के लिए फ्यूचर की प्लानिंग तैयार करते हैं। तो मैनेजमेंट जिसका यूज करता है बस केवल, बाकी आम पब्लिक वगैरह के लिए इनका यूज नहीं होता है, तो इसे कहा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद में नंबर आता है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, सोशल रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग। अभी सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, ये नया आया है, मैंने भी आपको बताया है। आजकल सरकार ने ऐसे कुछ नियम बना दिए हैं कि व्यापारी केवल अपनी ही नहीं सोचे, कुछ समाज के लिए भी करे। तो बड़े बड़े बिजनेस में और बड़ी बड़ी कंपनीज पर तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल बना करके उसमें लागू कर दिया है कि वो अपनी इनकम का कुछ पैसा सोशल वर्क में एक्सपेंसेस करें। और समाज का मतलब क्या हुआ, जो क्रेडिटर डेबिटर है वो भी समाज है, जिनसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है, हम किसी को माल बेचें तो सही माल बेचें, उसको खराब माल नहीं दें, उसकी कीमत जो जुनाइन है, रीजनेबल है, वही उससे वसूल करें, किसी प्रकार किसी कस्टमर को टार्चर नहीं करें, परेशान नहीं करें, गारंटी वारंटी जो दी जाएगी उसका पूरा फुलफिलमेंट किया जाए। तो लोगों के प्रति अपनी जो जवाबदारी है उसके भी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए हैं, वो आता है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन के अंदर। अगला उसके बाद में नंबर आता है 5 नंबर पर ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। इसे बोलते हैं मानव संसाधन लेखांकन। कुछ नए नए नाम है, थोड़ा समझ लें आप इनको, हालांकि हमें इनका यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे पास इसकी ब्रांचेस हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज लेखांकन में एचआर का भी आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनी में होते हैं एचआर, उसकी पोस्ट होगी आजकल तो एचआर। यहां क्या होता है कि जो हमारे पास काम करने के लिए किसी पर्सन को हम रखते हैं, तो जिस काम के लिए पर्सन रखना है उसी काम को करने में उस पर्सन की निपुणता होना चाहिए।
एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे आपके स्कूल मान लो इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, तो इंग्लिश टीचर के लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जो इंग्लिश से जिसने अपना एजुकेशन किया होगा। उसने खुद ने इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पढ़ा सके। एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, मास्टर डिग्री इसको बोलते हैं। अकाउंट का टीचर रखना है तो उसने अकाउंटेंसी खुद ने पढ़ा होगा, बीकॉम एमकॉम किया होगा, 11th 12th किया होगा कॉमर्स से, उसने अकाउंट पढ़ा होगा, वो स्टूडेंट को अकाउंट पढ़ा सकेगा। तो उचित व्यक्ति को उचित कार्य या किसी भी व्यक्ति को वो कार्य देना चाहिए जो उसको अच्छे तरीके से आता है, उस कार्य को करने में वो निपुण है। इसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। किसी को कोई काम करते आता नहीं है, उसका सुपुर्द वो काम कर दिया। आपके स्कूल में देख लें, अकाउंट्स के टीचर को बोल दें कि इंग्लिश पढ़ा दीजिए, इंग्लिश का टीचर को बोल दें कि अकाउंट पढ़ा दीजिए, मुश्किल हो जाएगा। तो जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे वही काम लिया जाना चाहिए जो उनको आता है, या जिस काम के लिए हमको एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार के एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है। यह होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और उनसे फिर वो कार्य को अच्छे से करवाना। उससे माल की गुणवत्ता बढ़ती है, कस्टमर के प्रति हमारी सर्विसेज अच्छी होती हैं, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये टोटल अभी 5 टाइप्स की ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम ये थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारा है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसका मीनिंग लेखांकन की पद्धति। जब हम यानी कि व्यापारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है तो उस समय कौन सी पद्धति का उसे यूज करना है। तो मेन पद्धति है, 2 टाइप की पद्धति होती है। एक होती है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरी है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम हिंदी में ऐसे बोलते हैं द्विप्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली, और एक सेकंड नंबर है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे बोलते हैं इकहरा प्रविष्टि प्रणाली। इस पद्धति का यूज अकॉर्डिंग टू लॉ, सरकार के नियमानुसार इसका यूज कभी नहीं होता है। मैं इसको आपको समझा दूंगा, एक लास्ट में हमारे पास लेसन भी आएगा इकहरा प्रविष्टि प्रणाली से लेखांकन कैसे किया जाता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है, द्विप्रविष्टि प्रणाली। द्विप्रविष्टि का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट जैसे होता है वैसे वहां पर डेबिट और क्रेडिट होते हैं। हिंदी में उनको विकलन और समाकलन कहा जाता है। तो एक ही ट्रांजैक्शन को 2 साइड्स में लिखना, 2 टाइम में लिखना, उसे 2 टाइम में बोलेंगे, एक ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखना है। उस एक ट्रांजैक्शन को 2 साइड्स में लिखना जिससे कि बैलेंस बना रहे। तो यह होती है द्विप्रविष्टि प्रणाली। और द्विप्रविष्टि प्रणाली में ये 2 प्रकार हैं अलग अलग, एक इंडियन सिस्टम है और एक इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम का मतलब ये नहीं कि उसको इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी में भी लिखते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज का भी यूज होता है, लेकिन उसका नाम है इंग्लिश सिस्टम, और एक दूसरी होती है, इसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम। तो इंग्लिश सिस्टम हमें पढ़ना है पूरे तरीके से। जर्नल भी इसी में आता है, लेजर भी है, ट्रायल बैलेंस भी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और भी मैंने भी जो बातें बताई थी मैनेजमेंट के लिए, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बजट, रेशियो एनालिसिस, ये पूरा का पूरा सब किसमें आता है? ये इंग्लिश सिस्टम है। ये जो इंग्लिश सिस्टम है पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसका यूज होता है। साइंटिफिक है, गवर्नमेंट के द्वारा इसे मान्यता दी गई है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली इससे प्राप्त हो जाती है, सब कुछ इसमें व्यवस्थित तरीके से वर्क होता है, और उसी प्रकार की है ये इंडियन सिस्टम, मतलब भारतीय पद्धति।
लेकिन इसका यूज केवल भारत में ही होता है और ये भारतीय भाषाओं में कोई भी भाषा में लिख लेते हैं उसको, जिस स्टेट का व्यापारी जो वहां भाषा चलती है उसी भाषा में रिकॉर्डिंग रहता है। ये भी साइंटिफिक है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसको तो आप जानते भी होंगे भारतीय पद्धति को। कभी कभी आप किन्हीं बड़े व्यापारियों की दुकान पर जाना तो वो लाल जिल्द वाली जो बहियां मिलती है, दीपावली का समय आएगा, घंटा घर के आसपास अपने हरदा की बात ही कर रहे हैं, तो मार्केट में बहुत सारी दुकानों पर लाल कवर वाली, लाल जिल्द वाली बहियां मिलती हैं। तो जो लाल जिल्द वाली बहियां होती हैं और उन पर भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है उन बुक्स में, वो होती है भारतीय पद्धति। ये दोनों पद्धतियां जो डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड है, दोनों प्रकार की पद्धतियां, इंग्लिश सिस्टम और इंडियन सिस्टम, ये दोनों ही पूर्णतः वैज्ञानिक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सारी इंफॉर्मेशन इससे जब चाहे तब आसानी से मिल सकती है। पहले ओल्ड कोर्स में इंडियन सिस्टम का एक अलग लेसन था, अब उसे हटा दिया गया। व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार दो में से कोई भी सिस्टम यूज कर सकता है। यह है सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब इकहरा प्रविष्टि प्रणाली। ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, आपके हमारे सबके मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन दुकानदारों के द्वारा रिकॉर्ड की जाने वाली पद्धति होती है। पहली बात तो इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम ही नहीं होता है, उनको एक कॉपी में लिख लेते हैं ट्रांजैक्शंस को जो जरूरी होते हैं। देखा होगा आपने अपने मोहल्ले में जो दुकानें हैं, आपका भी उनसे उधार माल खरीद करके लाना, तो एक कॉपी में आपका नाम लिख लेंगे और अमाउंट लिख लेंगे। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब पैसा देंगे तो उसी के ऊपर एक लाइन खींच करके उसको काट देंगे। वो होती है इकहरा प्रविष्टि प्रणाली। ये साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं है। ये छोटे छोटे व्यापारी जिनके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सारे कैश में होते हैं, उनके द्वारा एक कॉपी में लिख लिया जाता है बस। साल के आखिर में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ उनसे पूछा जाए, वो नहीं बता सकते। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वो नहीं बता सकते। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उसके पास कंप्लीट नहीं मिलेगी। ऐसी होती है इकहरा प्रविष्टि प्रणाली। व्यापार जब बढ़ जाता है तो इकहरा प्रविष्टि प्रणाली को उसमें द्विप्रविष्टि प्रणाली में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ही सरकार उसको फिर मान्यता प्रदान करती है। जब इसका लेसन आएगा आपको मैं समझाऊंगा। तो ये तीसरा पार्ट था, थर्ड पार्ट था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और लास्ट एक होता है इसमें ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के आधार। आधार यहां दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। इसे बोलते हैं नगद आधार और इसमें होता है उपार्जन आधार। इसको एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। पहले इनके मीनिंग समझ लीजिए। नगद आधार में केवल जो नगद ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, नगद व्यवहार जो होते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। उधार वाले छोड़ देते हैं। ये उन व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए या पेशेवर लोगों के लिए उपयुक्त होती है जहां उनके 100% ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, उधारी का कोई काम नहीं है, वो इसका यूज कर सकते हैं। व्यापारी यदि इसका यूज करेगा तो क्या होगा आप सोच सकते हैं, उधार का ट्रांजैक्शन लिख लेंगे तो व्यापार का फिर प्रॉफिट लॉस का क्या होगा, व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगेगी। तो कैश बेसिस वाला केवल उन लोगों के लिए, उन व्यापारियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिनके 100% ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। और उपार्जन आधार में दोनों प्रकार के आ जाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन भी लिखना है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी लिखना है। तो जो व्यापारी हैं जहां पर उधार का भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उधार वाले, वो अपनी बुक्स को रखते हैं उपार्जन आधार पर। इसे बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। कोई चीज हमने 10,000 रुपए में खरीदी, उस पर 2,000 रुपए खर्चा हुआ। खर्चे मान लो उसको लाने में 1,000 रुपए लग गया और 1,000 रुपए हमने हमारे ब्रोकर को बोला कि आपको 1,000 रुपए देंगे, ये आइटम हमारा बिकवा दो
15,000 रुपीज में। उस ब्रोकर ने वो माल हमारा बिकवा दिया 15,000 में, लेकिन ब्रोकर को अभी हमने पैसे नहीं दिए। अब यदि कैश बेसिस की बात करते हैं तो 10,000 में माल खरीदा, 1,000 रुपए हमने उसको लाने में खर्च कर दिया, 11,000 का हो गया 11,000 का। वो 1,000 रुपए दलाली अभी हमने दी नहीं है, उसको अलग कर दिया, तो 11,000 रुपए के माल को हमने बेच दिया 15,000 रुपीज में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 रुपीज। तो कैश बेसिस पर यदि अकाउंटिंग रखा गया है तो प्रॉफिट कितना आएगा 4,000 रुपीज। और एक्रूअल बेसिस पर यदि रिकॉर्डिंग करेंगे तो 10,000 में माल खरीदा, 1,000 उसको लाने में एक्सपेंसेस कर दिया, और 1,000 वो ब्रोकर जो था, दलाल जो था, उसको दलाली दी नहीं है लेकिन देना है, तो एक्सपेंसेस में उसे भी जोड़ेंगे। तो जो गुड्स की वैल्यू हो जाएगी वो होगी पूरी 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए, और वो 12,000 रुपए का माल बेचा हमने 15,000 रुपए, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा 3,000 रुपीज, 3,000 रुपए। तो वो जो 1,000 रुपए जो हमने भी पेमेंट नहीं किया है, उस 1,000 रुपए की वजह से दोनों आधार में हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आ गया। कैश बेसिस में प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपीज का, और एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपीज का। तो इसमें सही कौन सा है 3,000 का। तो व्यापारी इसी का यूज करते हैं, और यदि पूरे 100% ट्रांजेक्शन कैश है, उधार वाला काम ही नहीं है, तो कैश बेसिस का यूज किया जा सकता है। तो ये जो वीडियो हमारा था ये 4 पार्ट्स में था। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें पूरी टर्मिनोलॉजी, शब्दावली है, उसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिन वर्ड्स का हमें यूज करना है आगे अकाउंटिंग पढ़ते समय, और आगे वाली क्लासेस में भी उसका यूज होगा। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया उसे आप शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो बेल आइकन है घंटी आदि बनी हुई वहां पर उसे प्रेस कर दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे वीडियो आने के साथ ही तुरंत मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।